4 सितंबर 2025 नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में जेन ज़ीज़ प्रोटेस्ट के लिए नेपाल के शहर काठमांडू में इकट्ठे होने लगे। जेन ज़ीज़ जिनके बारे में हम गुमान करते हैं कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये किसी लायक नहीं है, इसी जेन ज़ी ने नेपाल का तख्ता उलट कर रख दिया और वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया। Streets to rally against a government social media ban that saw the likes of Insta, X and TikTok taken away. वो अलग बात है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी आग लगा दी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डेथ होती है नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ। असल में सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया बैन की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो जवाब है नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे जेन ज़ी ने नेपाल की हुकूमत गिराई और एक नया रेवोल्यूशन लेके आया। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल के शहर काठमांडू में हज़ारों की तादाद में लोग एक सिंबॉलिक मोनूमेंट मतीगर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते हुए जा रहे हैं। ये मार्च एक नॉन वायलेंट और बहुत ही पीसफुल था। जब यही मार्च काठमांडू से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा था तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए टीयर गैस, कैनाल वाटर और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैश बढ़ गया। जब यही मार्च पार्लियामेंट हाउस पहुंचा तो कुछ शर पसंदों ने पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने लाइव बुलेट्स का इस्तेमाल किया और इसकी वजह से 15 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए, जबकि 600 से ज़ायद जख्मी हुए। साथ ही एक 12 साल का बच्चा भी जाँ बहक हुआ। ऐसे जुल्म को देखते हुए कहाँ कोई खामोश रहेगा। इसके नतीजे में प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, हज़ारों की तादाद में लोग और सड़कों पर निकल आए। हुकूमत ने अगले ही दिन 3:30 बजे कर्फ्यू नाफिज करने का हुक्म जारी किया, लेकिन ये सब कुछ बेफायदा था। आखिर ये हो क्यों रहा है? सोशल मीडिया के अलावा क्या वजह है कि इतना बड़ा इनकलाब नेपाल में आया? इसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन, मिस गवर्नेंस और नेपोटिज्म, जिसके खिलाफ हज़ारों की तादाद में जेन ज़ी सड़कों पर आए। ये चलते हैं 2 साल पीछे, जब नवंबर 2023 में नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से रजिस्टर होने का कहा और अपनी फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाने का कहा, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म ने इनके साथ रजिस्टर नहीं किया, सिवाय चाइना के ऐप टिकटॉक ने। 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इन सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी जाए जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और इन्हें 3 सितंबर तक का टाइम दिया गया। लेकिन फिर भी किसी ऐप ने इनके साथ रजिस्टर नहीं किया। गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर इसलिए पाबंदी लगाना चाहती ताकि वो इन ऐप्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सके और लोगों की आवाज़ को आसानी से दबाया जा सके। इन 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और एक्स भी शामिल है, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई। जब इन 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई तो टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, जिसे नेपो किड और नेपो बेबी का नाम दिया। एक तरफ हुकूमत के बच्चों की अयाशी और एक तरफ नेपाल की आवाम की गरीबी, इन सब का आपस में कंपैरिजन करके कुछ वीडियोस टिकटॉक पर लगना शुरू हो गई, ताकि दिखाया जा सके कि किस तरह नेपाल के गवर्नमेंट के बच्चे, मिनिस्टर्स के बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं और आम आवाम भूखी मर रही है, जिनके पास कुछ खाने को नहीं, ना ही नौकरी का कोई जरिया। 2024 के मुताबिक नेपाल में 20.82% तक अनएम्प्लॉयमेंट थी। नेपो किड्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ बाहर के मुल्कों से नेपाल आते थे, जबकि आम आवाम, आम यूथ यानी कि जनरेशन सिर्फ कफिन्स में वापस आती थी। अगर हम बात करें 2008 के नेपाल की, तो 2008 से पहले नेपाल में सिर्फ एक मोनार्की सिस्टम था, ना कि डेमोक्रेटिक सिस्टम। जब 2008 में रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। Believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal. और 2008 से लेकर अब तक यानी कि 17 सालों में 13 दफ़ा हुकूमतें बदल चुकी हैं, जिनमें सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर हैं, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमाल और शेर बहादुर, यानी कि इन तीनों के दरमियान ही पावर रोटेट होती रही। 2006 में एक प्रैक्टिस लाई गई जिसमें यह वाज़ह किया गया कि किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप लोग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल की टूरिज्म इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। वो लोग जो अपना ऑनलाइन कारोबार करते थे, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए, और इसके साथ ही वो लोग जो अपने प्यारों से बात करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते थे, उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने प्यारों से बात करें। दोस्तों, जहाँ पर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी जाए, तो उस आवाम की फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा? वही नॉन वायलेंट और पीसफुल मार्च एक गुस्से में तब्दील हो चुका था। जिसकी वजह से होम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा और सोशल मीडिया पर से पाबंदी हट गई। और 9 सितंबर की सुबह को नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया।
दोस्तों इस वक्त की सिचुएशन ये है कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी हुकूमत का नया वज़ीर आज़म बना दिया गया और सदर ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो अगले साल मार्च में दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। नेपाल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने मामूल पर आ चुकी है और सब कुछ दोबारा से पीसफुल होने लगा है। अब आखिर में ये कि नेपाल के नौजवानों ने ये साबित कर दिया है कि आवाज़ को जितना दबाया जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से गूंजती है। और ये पैगाम है उन गवर्नमेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट्स अपनी आवाम को इग्नोर करती हैं। अपनी आवाम को इतना भी इग्नोर ना किया जाए कि वो लोग इस हद तक प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएं। तो ये था नेपाल के जेनजीज का रेवोल्यूशन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।